नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे आपके विज्ञान के नए चैप्टर के बारे में, यानी चौथा पार्ट है जो प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह के बारे में। यानी इस पार्ट के दो भाग हैं आपके। दो भाग का मतलब क्या हुआ, एक तो अपन पढ़ेंगे प्रतिरक्षा के बारे में, फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे रक्त समूह के बारे में। यानी रक्त समूह आपने वैसे तो दूसरे पार्ट के अंदर आपने पढ़ा था, कुछ रक्त समूह के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, लेकिन अब क्या है थोड़ा सा और हाई लेवल का इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो आपके अंदर इसके अंदर पढ़ना क्या है, पहले अपन पढ़ेंगे प्रतिरक्षा वाला भाग। यानी प्रतिरक्षा किसे कहते हैं। प्रतिरक्षा मतलब अपने शरीर को रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, ठीक है, प्रतिरक्षा, ठीक है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखो अपन जैसे खाना खाते हैं, ठीक है, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, तो वो 100% शुद्ध तो होता नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारे रोगाणु भी अपने शरीर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन क्या अपने एक बार में ही भोजन करने से या बीमार हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे अपन क्या है, नॉर्मली जो खाना खाते हैं उससे जल्दी से बीमार नहीं होते हैं। तो ऐसी जो बीमारी को बचाने के लिए अपने शरीर के अंदर एक तंत्र कार्य करता है, ठीक है, या जो अपने शरीर के अंदर जो इस प्रकार की जो क्षमता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। यानी शरीर की जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, यानी शरीर को स्वस्थ बनाए रखना, शरीर को रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। वैसे अपने को आपको पता है, जैसे सांस लेते हैं तो बहुत सारे कीटाणु अंदर चले गए, खाना खाते हैं तो वो भी 100% शुद्ध नहीं होता है, पानी पीते हैं वो भी 100% शुद्ध नहीं होता है। उन जीवाणुओं को शरीर में अंदर जाने के बाद में जो नष्ट कर देता है उसको अपन कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। उसके बाद देखो प्रतिरोधक क्षमता है, ये दो तरह से काम करती है, एक होती है जन्मजात, एक होती है उपार्जित। जन्मजात का मतलब क्या होता है, जो जन्म से ही होती है, ठीक है, ये सामान्य रूप से सभी रोगों के लिए पहले तो नॉर्मली कार्य करती हैं, फिर विशेष बीमारी के लिए जो कार्य करते हैं या बाद में उनका क्या करा जाता है, या तो शरीर में प्रवेश कराया जाता है या बाद में जो शरीर में उत्पन्न होती है उनको क्या कहते हैं, उपार्जित प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो प्रतिरक्षा विज्ञान, इन सब के बारे में जो शरीर का जो तंत्र है, ठीक है, रोगों से लड़ने का जो तंत्र है, ठीक है, इससे संबंधित जो भी कार्य है इसके बारे में जो अपन जानकारी प्राप्त करते हैं, इसके बारे में जो पढ़ते हैं उसको कहते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान। यानी विज्ञान की एक शाखा है जिसके बारे में अपन पढ़े। परिभाषा के देख ले, रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र के अध्ययन को। यानी जो रोगाणुओं के उन्मूलन का मतलब क्या होता है, नष्ट करने के लिए, जो बाहर से हानिकारक जो रोगाणु शरीर के अंदर जा रहे हैं उनको नष्ट करने के लिए जो शरीर में होने वाली क्रियाएं होती हैं, जो भी क्रियाएं होती है शरीर को उनको खत्म करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए, और उससे जो तंत्र है, ठीक है, बहुत सारे जो तंत्र है अपनी कोशिकाएं कार्य करती है, इसके अंदर बहुत सारे कार्य करते हैं, उनके अध्ययन को कहते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। आगे बात करें तो ये शरीर में दो प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां कार्य करती है, दो प्रकार की। शरीर में कितने प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां, दो प्रकार की, एक तो होती है स्वाभाविक और दूसरी होती है उपार्जित। पहली कौन सी होती है, स्वाभाविक, और दूसरी होती है उपार्जित। तो पहले अपन बात करते हैं स्वाभाविक का मतलब क्या होता है। स्वाभाविक का मतलब होता है जन्मजात भी कह सकते हैं इसको, सामान्य या प्राकृतिक प्रतिरक्षा। जन्मजात प्रतिरक्षा, सामान्य प्रतिरक्षा या प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं इसको सामान्य या प्राकृतिक, ये इसलिए कहते हैं कि ये जो है ये सभी प्रतिजनों के विरुद्ध समान रूप से क्या करती है, कार्य करती है। प्रतिजन मतलब क्या होता है, जो अपने शरीर को बीमार करने के लिए जो शरीर के अंदर घुस जाते हैं उन पर क्या करती है, उनके विरुद्ध समान तरीके से कार्य करती है। उसके लिए क्या है, अलग अलग कारक सहायक होते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे मान लो अपन नॉर्मली उदाहरण लेते हैं, जैसे अपन एक मोहल्ले का जनरल डॉक्टर होता है, ठीक है, अपने सर्दी जुकाम या नॉर्मली जो भी बीमारी होती है अपन उस डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करवा सकते हैं। अगर कोई विशेष तरह की बीमारी हो जाती है, मतलब ये जनरल एक तरह से कह सकते हैं वही प्रतिरक्षा प्रदान करती है। जो एक मोहल्ले का या क्लिनिक का छोटा डॉक्टर होता है वो अपने जनरली सर्दी जुकाम इनकी जो एक बार के लिए अपन उससे दे देते हैं। जब इसका इलाज वो उस दवाई से नहीं होता है या आपकी जो बीमारी है वो विशेष कोई बीमारी है, तब वो डॉक्टर आपको सलाह देता है, अगर आपकी आंखों की बीमारी है तो वो कहेगा आंखों के चिकित्सक के पास यानी आंखों के डॉक्टर के पास जाओ। अगर आपको वो पेट की बीमारी है तो वो कहेगा पेट के पास जाओ। अगर आपके हड्डी की कोई बीमारी है तो वो विशेष प्रकार से आपको कहेगा हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है। तो वही कार्य करता है सामान्य रूप से, पहले यही प्रतिरक्षा कार्य। कोई भी आपको बीमारी होती है तो सामान्य रूप से पहले यही प्रतिजन क्या करते हैं, उसके विरुद्ध लड़ते हैं। अगर यहां तक वो ना काम नहीं हो रहा, मतलब ये उन प्रतिजन को समाप्त नहीं कर पा रहे, फिर विशेष प्रकार के जो उपार्जित प्रतिजन होते हैं वो कार्य करते हैं।
ठीक है। तो ये किस प्रकार के कारक इसमें सहायक होते हैं? एक होता है भौतिक अवरोधक। भौतिक अवरोधक मतलब जैसे जो नॉर्मली अपने भौतिक अवरोध में शरीर के अंदर जाने से जो कीटाणुओं को, इनको रोगाणुओं को रोक देते हैं, वो भौतिक अवरोधक कहला जाते हैं। जैसे अपनी स्किन होगी, ठीक है, ये अपने जो नाक के अंदर बाल होते हैं, रोम होते हैं, ये कार्य करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अपने क्या है ना, जो श्लेष्मा होती है, ठीक है, उपकला श्लेष्मा, ये भी क्या करती है, इनको रोकने का कार्य करती है। वहीं रासायनिक अवरोधक, बहुत तरह के रसायन होते हैं जो भी अपने शरीर को क्या करते हैं, इनसे बचाते हैं। जैसे अपन भोजन करते हैं तो आमाशय में भोजन पहुंचने के बाद में क्या होता है, उसमें अम्लीय वातावरण होता है। अपने जो पाचन तंत्र जिसमें पढ़ा था उसके अंदर ये पढ़ा था कि जो भोजन होता है आमाशय के पहुंचने के बाद में जठर रस द्वारा, जठर ग्रंथि द्वारा एक जठर रस स्रावित किया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, HCl अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, HCl अम्ल। ये HCl अम्ल है तो उस भोजन को क्या कर देता है, अम्लीय माध्यम कर देता है। कौन सा माध्यम, भोजन का माध्यम अम्लीय कर देता है। ये क्यों करता है, ताकि वहां पर भोजन के साथ अगर मान लो कोई छोटे मोटे रोगाणु चले गए तो वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। उसके बाद में है कोशिका अवरोधक। बहुत सारी कोशिकाएं जिसमें अपने RBC WBC पढ़ा था, जिसके अंदर अपने कणिकाणु और अकणिकाणु पढ़ा था, ठीक है। तो WBC के अंदर अपने पढ़ा था, जिसके अंदर अपने पढ़ा था दो प्रकार की होती है WBC। कौन सी, कणिकाणु और अकणिकाणु। अकणिकाणु में अपने पढ़ा था दो तरह की, लिम्फोसाइट और कौन सी, दूसरी मोनोसाइट। ये प्रकार की कोशिकाएं होती है, वो भी क्या करती है, उन रोगाणुओं को नष्ट करने में सहायक करती हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें ज्वर और सूजन। ज्वर का मतलब अपने शरीर को जब बुखार होता है तो भी वो क्या करता है, उन प्रतिजनों को समाप्त करने के लिए अपने शरीर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, अपने जो शरीर का तापमान होता है वो बढ़ जाता है, ताकि वो प्रतिरक्षी क्या हो जाए, उच्च तापमान पर वो नष्ट हो जाए। तो ये सारी प्रतिरक्षा इस तरह से काम करती है। ये कौन सी है, स्वाभाविक, या जिसको जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं, सामान्य प्रतिरक्षा या प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। इनमें से कोई भी नाम से इसको कहा जा सकता है। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, सभी प्रतिजनों के विरुद्ध समान रूप से कार्य करती है, ठीक है। ये कोई विशेष प्रतिजन, एक प्रतिजन के लिए नहीं कार्य करती, कोई भी प्रतिजन हो। यहाँ प्रतिजन का मतलब होता है जो शरीर को अपने नुकसान पहुंचाने वाले हैं, ठीक है। वो अगर मान लो मिट्टी का कण, कोई भी रोगाणु, सूक्ष्म जीव, वो सारे हैं, वो प्रतिजन है, वो शरीर के अंदर आते हैं तो सभी से समान रूप से क्या करती है, उससे रोकने का या उसके विरुद्ध समान तरीके से कार्य करते हैं। उसको कहते हैं स्वाभाविक या जन्मजात प्रतिरक्षा विधि, ठीक है। इसके एक एक विधि ये देखते हैं। तो देखो स्वाभाविक प्रतिरक्षा में कौन कौन से कारक सहायक हैं वो आपने देखा था, दोबारा से देख लेते हैं। भौतिक अवरोधक। भौतिक अवरोधक मतलब क्या कहा मैंने, जैसे त्वचा, नासिक रोम और श्लेष्मा उपकला। त्वचा का मतलब अपने शरीर की जो स्किन होती है, जो त्वचा होती है, वो क्या करती है, अगर मान लो शरीर के ऊपर त्वचा नहीं होती तो क्या करते, बाहर से सीधे रोगाणु अपने शरीर के अंदर प्रवेश करते और फिर शरीर को रोगाणुग्रस्त कर सकते थे, यानी बीमार कर सकते थे। लेकिन जो त्वचा है, जैसे मुंह को, आंखों को और इनको, नाक को छोड़ दिया जाए, यानी कोई छेद को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो सारे के सारे पदार्थ हैं वो त्वचा से कवर रहते हैं। तो जैसे अपने हाथ पे बात करें तो हाथ के अंदर से कोई रोगाणु सीधा प्रवेश नहीं कर पाएगा। उसके बाद में नासिका रोम। जैसे नाक के अंदर जो बाल होते हैं वो भी आपको, जैसे अपने श्वसन तंत्र पढ़ा था तब अपने पढ़ा था कि जो नाक से सांस ली जाती है वो शुद्ध होती है और मुंह से सांस लेते हैं वो इतनी शुद्ध नहीं होती है। क्यों, क्योंकि नाक के अंदर जो बाल होते हैं और श्लेष्मा उपकला होती है, बाल क्या करते हैं, जो अपने नाक में जो वायु के साथ धूल और मिट्टी के कण या कोई ऐसे सूक्ष्म जीव चले गए उनको रोक लेते हैं। और अगर ये नहीं रोक पाते तो फिर श्लेष्मा उपकला, जो नाक के अंदर चिकना पदार्थ होता है, वो क्या करता है, इसको धूल मिट्टी कण को या सूक्ष्म जीव को क्या कर लेता है, वहीं पर ही रोक लेता है। तो ये भी एक तरह से किसका कार्य करते हैं, प्रतिरक्षा, अपने शरीर को रक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये किस में आते हैं, स्वाभाविक यानी भौतिक प्रतिरोधक कहलाते हैं। रासायनिक अवरोधक। रासायनिक अवरोधक जैसे मैंने बताया कि कुछ रासायन के तौर पर भी अपने शरीर के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, शरीर को रक्षा प्रदान करते हैं प्रतिरक्षा के रूप में, ठीक है। जैसे अपने बात की थी पाचन तंत्र के अंदर, जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो वहां क्या होता है, जठर ग्रंथि द्वारा जठर रस स्रावित किया जाता है, जो क्या होता है, अम्लीय होता है, जिससे अपना भोजन क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, ताकि भोजन के अंदर मान लो कोई छोटे मोटे रोगाणु चले गए हैं तो वहां पर अम्लीय माध्यम में वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और अपने शरीर को रोगाणुग्रस्त नहीं कर सकते हैं। वैसे ही बात करें योनि का अम्लीय माध्यम, वातावरण भी क्या करता है, इसी को ही यही कार्य करता है। जो आपने पढ़ा था जनन तंत्र के अंदर पढ़ा था योनि का, उसके अंदर भी क्या होता है, उसका वातावरण भी क्या होता है, अम्लीय होता है, जिसके कारण क्या है, रोगाणुग्रस्त कोई भी कीटाणु या रोगाणु उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। उसके बाद में अगला है, जैसे कुछ अन्य रासायनिक तत्व भी हैं, जैसे पसीना, ठीक है, अश्रु मतलब आंसू, लार, जो अपना भोजन करते हैं जो लार आती है, ये सारे क्या हैं, किसके कार्य करते हैं, ये भी रसायन के तौर पर अपने प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं।
इसके बाद में अगला है कोशिका अवरोधक, यानी कोशिकाएं भी बहुत सारी होती है जो इन रोगाणुओं को और इनको क्या करती है, नष्ट करने में सहायक होती है। जैसे मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, साइटोक्सिक कोशिकाएं, जो साइटोक्सिक कोशिकाएं, इस तरह की आदि कोशिकाएं क्या करती हैं, जो रोगाणुग्रस्त जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं या कोई बाह्य पदार्थ शरीर के अंदर चला गया तो उसको नष्ट करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह से प्रतिरक्षा का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद में अपने ज्वर और सूजन का कहा था। बुखार क्यों आता है? अगर बुखार मान लो जो अपने शरीर की प्रतिरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है तो अपने शरीर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, ताप क्या हो जाता है, बुखार आता है जब ताप बढ़ जाता है, ताकि वो प्रतिजन जो बाहर से अपने हानिकारक जो सूक्ष्म जीव शरीर के अंदर प्रवेश कर गए हैं उनको क्या कर सकें, नष्ट कर सकें। ठीक है, उसके बाद में दूसरे प्रकार का देखो, पहला प्रकार पड़ा स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि, दूसरा कौन सा था, उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। ठीक है, इसे अनुकूली या विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि भी कहते हैं। अनुकूली या विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब क्या होता है, विशेष। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, विशेष रोगाणु विशिष्ट रूप में रक्षा प्रदान करती है। विशेष रोगाणुओं को भी सही क्या करती है, प्रतिरक्षा प्रदान करती है। जैसे मान लो मलेरिया का कोई रोगाणु है तो अपने को वो सिर्फ मलेरिया से लड़ने का कार्य करेगा। दूसरा मान लो अगर कोई आपको दूसरा जैसे टाइफाइड हो गया या और कोई रोग हो गया तो उससे वो रक्षा प्रदान नहीं करेगा। सिर्फ विशेष प्रकार के रोग से ही क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का निर्माण किया जाता है। अब पहले से नहीं बने होते, बाद में निर्माण होता है उनका। ठीक है, या निर्माण किया जाता है या निर्माण अपने आप होता है। ठीक है, ये प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ मिलकर एक विशेष अभिक्रिया करते हैं। अब प्रतिरक्षी और प्रतिजन दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक विशेष अभिक्रिया करते हैं, जिससे क्या होता है, इन अभिक्रियाओं के कारण कोशिका मध्य प्रतिरक्षा, कोशिका मध्य प्रतिरक्षा का क्या होता है, सक्रिय होती है। कोशिका मध्य प्रतिरक्षा सक्रिय हो जाती है, फिर वो क्या करती है, उनसे रोगाणुओं को लड़ने की जो आगे की प्रक्रिया होती है वो होती है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरक्षा भी दो प्रकार की होती है। विशिष्ट प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कौन कौन सी, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय। अब देखो यहाँ सक्रिय बता देते हैं। सक्रिय कौन सी, जो अपना शरीर अपने आप जिसके बारे में बना लेता है, जो शरीर अपने आप इसके विरुद्ध जो प्रतिरक्षी बना लेता है वो सक्रिय होती है। और जिसको शरीर के बाहर से प्रवेश किया जाता है, जैसे अपने देखते हैं डिप्थीरिया, टिटनेस का इनका इंजेक्शन लगाया जाता है, छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगाया जाता है, वो क्या है, बाहर से प्रतिरक्षी उसके शरीर में प्रवेश करवाए जाते हैं, वो शरीर के अंदर अपने आप नहीं बनते हैं, तो वो कहलाता है निष्क्रिय। और जो शरीर के अंदर अपने आप बन जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षी। जैसे अभी जो चल रहा है, कोरोना का काफी चल रहा है, जिसके अंदर क्या है, कुछ रोगों को, लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना होकर वापस सही भी हो गया। उनका कारण क्या था कि उन्होंने, शरीर ने क्या किया, सक्रिय प्रतिरक्षा के द्वारा अपने आप उसके विरुद्ध जो प्रतिरक्षी बना लिए और उनसे उनको खत्म कर दिया, उन रोगाणुओं को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, तो वो सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। और जिसके विरुद्ध शरीर नहीं बना पाता, फिर अपन शरीर से क्या करते हैं, बाहर से प्रवेश करवाए जाते हैं। आपने देखा होगा कई बीमारियां ऐसी होती है जिसमें इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे डिप्थीरिया हो गया, टिटनेस हो गया। ठीक है, इनका बाहर से लगाया जाता है। अपने देखते हैं लोहे की भी लग जाती है तो क्या करते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, टिटनेस का, टीटी का इंजेक्शन, वो क्या करता है, बाहर से प्रतिरक्षी डाले जाते हैं शरीर के अंदर। ठीक है, जब भी उस प्रकार का अगर मान लो कोई जीवाणु या रोगाणु आ रहा है तो वो उसको क्या कर देता है, पहले से ही लड़कर समाप्त कर देता है, ताकि अपना शरीर उससे रोगग्रस्त न हो जाए। तो ये था इसके बारे में। अब इन दोनों को देखते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। फिर से क्या होता है, इनकी परिभाषा देख लेते हैं। इसके बाद देखते हैं सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा का परिभाषा। तो देखते हैं, देखो अपने पहले स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि पढ़ी, फिर उसके बाद में पढ़ी उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। उपार्जित प्रतिरक्षा विधि के अपने दो प्रकार पढ़े थे, कौन कौन से, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें क्या होता है, प्रतिजन के विरुद्ध समय प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। कौन, शरीर समय क्या कर लेता है, अपना शरीर ही क्या कर लेता है, प्रतिरक्षियों का निर्माण खुद ही कर लेता है। तो उस प्रकार के जो प्रतिरक्षा होते हैं उसको क्या कहते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा। कोई दूसरे बाहर से प्रविष्ट करवाने की जरूरत नहीं, किसी भी प्रकार की प्रतिरक्षा। ठीक है, तो इसमें क्या कहलाते हैं, इसको कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, जिसके अंदर क्या, इस प्रकार की प्रतिरक्षा में शरीर के विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से विशेष प्रतिरक्षी की क्या किया जाता है, प्रविष्ट कराए जाते हैं। अब शरीर इसका खुद निर्माण नहीं कर सकता, इनके विरुद्ध जो प्रतिजन है उनके विरुद्ध शरीर क्या है, खुद ऐसे प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं कर सकता जो उसको क्या कर सके, नष्ट कर सके। तो क्या किया जाता है, शरीर से बाहर से इस प्रकार के प्रतिरक्षियों का जो उससे लड़ सके, इस प्रकार के प्रतिरक्षियों को क्या किया जाता है, बाहर से प्रविष्ट कराए जाते हैं। ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा।
ठीक है। और ये क्या होता है, उदाहरण के लिए जैसे डिप्थीरिया हो गया, डिप्थीरिया का टीका जो लगाया जाता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, डिप्थीरिया के विरुद्ध लड़ने वाले जो प्रतिरक्षी होते हैं वो इंजेक्शन के थ्रू अपने शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं। उसी तरह टिटनेस का जो टीका होता है उसी टीके के द्वारा क्या किया जाता है, प्रवेश कराया जाता है। अपन देखते हैं बच्चा जब छोटा होता है उसको कई प्रकार के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तब क्या किया जाता है, उसके अंदर जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा के जो प्रतिरक्षी होते हैं निष्क्रिय प्रकार के, उनको शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है, ताकि क्या है, ऐसे प्रतिरक्षी जो शरीर के अंदर जिसके बीमारी के विरुद्ध अपने प्रतिरक्षी नहीं बना पाते, तो पहले से ही अपन उसका प्रवेश कराए हुए हैं तो वो उसको क्या कर देंगे, उसको नष्ट कर देंगे। तो ये कौन सा कहलाता है, ये हो गया सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो आपने देखो दो प्रकार की विधियां पढ़ी थी, जो प्रतिरक्षा की दो प्रकार की विधियां थी, कौन कौन सी, एक तो थी स्वाभाविक और एक उपार्जित। दोनों प्रकार की आपको समझा दी, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखते हैं प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बारे में, क्या होता है प्रतिजन और क्या होता है प्रतिरक्षी, इसके बारे में। तो देखो अभी तक जो अपन बार बार शब्द यूज कर रहे थे, प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो देखो प्रतिजन क्या होते हैं, प्रतिजन क्या होते हैं, बाहरी रोगाणु अथवा पदार्थ होते हैं, जो बाहर के शरीर से बाहर के रोगाणु भी हो सकते हैं या पदार्थ होते हैं, जो अपने शरीर में क्या करते हैं, प्रविष्ट होने के बाद में क्या करते हैं, बी लसिका कोशिका को क्या करते हैं, जो प्लाज्मा कोशिका में बदल देते हैं। जो बी लसिका आपने पढ़ा था, बी लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जो डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार के अंदर पढ़ा था, बी लसिका कोशिका या बी लिम्फोसाइट, उसको क्या करता है, प्लाज्मा कोशिका में बदल देता। और ये प्लाज्मा कोशिका क्या करती है, ये प्रतिरक्षी को प्रेरित करती है, यानी एक तरह से उसको पुश करती है, ताकि वो क्या करे, उस रोग से, जो रोगाणु बाहर से आया उसको क्या कर सके, उससे लड़ सके, ठीक है। जो बाहर से रोगाणु आते हैं उनसे लड़ने का कार्य, यानी प्रतिजन मेन क्या कार्य करते हैं, जो प्रतिरक्षी होते हैं उनको पुश करने का या उनको प्रेरित करने का कार्य कौन करता है, प्रतिजन करते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रतिरक्षी। अब देखो प्रतिरक्षी क्या होते हैं, प्रतिजन के बाद में देखते हैं प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी क्या होते हैं, वे प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं या प्रोटीन होते हैं, जो बी लसिका कोशिका द्वारा किसी प्रतिजन के साथ अनुक्रिया के कारण निर्मित होते हैं। अब देखो जो अनुक्रिया यानी जो प्रतिजन जो बाहर से शरीर में प्रवेश किया था, उसने क्या किया था, बी लसिका कोशिका को क्या दिया था, प्लाज्मा में रूपांतरित किया था। तो यही देखो बी लसिका कोशिका द्वारा किसी प्रतिजन के साथ अनुक्रिया के कारण निर्मित होते हैं, ठीक है। यानी जो बी लसिका कोशिका किसी प्रतिजन के साथ अनुक्रिया करती है, तब क्या होता है, प्रतिरक्षी बनते हैं, और उस प्रतिजन में विशेष रूप से संयोजित होते हैं, और वो प्रतिजन के साथ में क्या होते हैं, बाद में विशेष रूप से संयोजित भी हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, प्रतिरक्षी। जो मेन कार्य है रोगों से लड़ने का, वो कौन करता है, प्रतिरक्षी करता है। और प्रतिरक्षी को निर्माण या कह सकते हैं प्रतिरक्षी का जो पुश करने का कार्य है या उसको प्रेरित करने का कार्य है, वो कौन करता है, प्रतिजन करते हैं, ठीक है। अब अपने को इसको एक एक दोनों को डिटेल में पढ़ना है। पहले अपन पढ़ेंगे प्रतिजन के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। देखो यहाँ पर भी जन, यहाँ पर जी जन, एंटीजन। और प्रतिरक्षी को क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। तो देखो प्रतिजन के बारे में अभी ये बताया था, ये क्या होते हैं, ये बाहरी रोगाणु या पदार्थ होते हैं, जो क्या होते हैं, जिनका भार, अब देखो भार क्या, इनका भार कितना होता है, लगभग 6000 डाल्टन या इससे भी अधिक होता है। अब देखो 1 डाल्टन कितना होता है, 1 डाल्टन का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये 1 डाल्टन है, 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg, ये 1 डाल्टन का है। और ये कितने के बराबर होता है, 6000, यानी इसको 6000 से गुणा कर दो, उतने डाल्टन के बराबर या इससे थोड़ा अधिक होता है, ठीक है। ये प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड या लिपिड या न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, मतलब रासायनिक संगठन से, इन सारों के संगठन से बनता है। आपको मैंने क्या बताया था, प्रतिरक्षी होते हैं वो प्रोटीन के होते हैं। प्रतिरक्षी किसके बने होते हैं, सामान्यतः ये तो प्रोटीन के होते हैं, लेकिन ये किससे बना होता है, ये इसके अंदर देखो कौन कौन सा है, इसके अंदर प्रोटीन भी होते हैं, पॉलीसेकेराइड भी होते हैं, लिपिड या न्यूक्लिक अम्ल, इनके सारों के संगठन से, इनके आपस में मिलने से क्या होता है, इसका एंटीजन का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद में ये क्या है, कभी कभी ये शरीर के अंदर क्या करते हैं, अंदर के पदार्थ या कोशिकाएं भी क्या करती है, एंटीजन के तौर पर कार्य करने लग जाती है शरीर के अंदर ही। वैसे तो ये क्या कर रहे हैं, अपने क्या कहा है, बाहरी रोगाणु या पदार्थ जो शरीर के बाहर से अंदर आते हैं, लेकिन कभी कभी शरीर के अंदर के पदार्थ या अंदर की कोशिकाएं क्या करती है, ये एंटीजन का कार्य करने लग जाती है, एंटीजन के तौर पर। जैसे आपने नाम सुना होगा आपकी कैंसर, कैंसर में क्या होता है, अनवांछित यानी अनवांटेड या कहते हैं
ऐसी कोशिकाओं का निर्माण अपने आप होने लग जाता है जो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो वो शरीर के अंदर ही क्या होता है, वो किसकी तरह कार्य करती है, एंटीजन। एंटीजन का मतलब होता है अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य, यानी ऐसी कोशिकाओं का निर्माण अपने आप अपने शरीर के अंदर हो जाता है जो अपने शरीर को ही क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। तो कैंसर वगैरह बीमारियों में ऐसा होता है। तो ये था इसके बारे में, एंटीजन के बारे में। अभी और देखेंगे, एंटीजन के बारे में ही अभी और पढ़ेंगे। तो देखते हैं एंटीजन के बारे में, अभी और आगे देखते हैं प्रतिजन के बारे में। तो आपने ये तो देख लिया कि इसका आकार कितना होता है और ये क्या कार्य करते हैं। इसके बाद देखो शरीर में जब प्रवेश हो जाता है एंटीजन, यानी शरीर के अंदर चले जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, प्रतिजन का सामना सबसे पहले किससे होता है, जो अपना था स्वाभाविक प्रतिरक्षी विधियां जो पढ़ा था, स्वाभाविक प्रतिरक्षियां, जो नॉर्मल जो प्रतिरक्षा विधियां आपने पढ़ा था उससे होता है। उसके बाद में किससे होता है, उसका विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि से होता है। पहले स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि से होता है दोबारा, फिर उसके बाद में किससे होता है, उसके बाद में होता है उसका सामना विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि से, प्रतिजन का। ठीक है, इसके बाद में ये क्या करता है, ये उस प्रतिरक्षी को क्या करता है, सक्रिय करता है। ठीक है, जो पर्टिकुलर उस जिसको सक्रिय करना है उसको क्या करता है, सक्रिय, यानी विशेष बीमारी के लिए या विशेष रोगाणु के लिए क्या जो प्रतिरक्षी होता है उसको क्या करता है, वो सक्रिय करता है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, प्रतिजन विशिष्ट प्रतिरक्षी से संयोजित होकर, अब जो प्रतिजन है वो विशेष प्रकार के प्रतिरक्षी जो था उसको जो उसको क्या किया था, प्रेरित किया था, उसके साथ संयोजित होकर क्या करता है, प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया करते हैं। प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होती है। और प्रोटीन के अलावा अन्य रासायनिक पदार्थ प्रतिरक्षी निर्माण में ज्यादा सक्रिय नहीं होते। देखो बाकी प्रतिरक्षा निर्माण में सहायक तो होते हैं, यानी साथ में भाग तो लेते हैं। अन्य जो अलावा पढ़ा था, प्रोटीन के अलावा जो अपने पढ़ा था, कई तरह के जो अपने लिपिड वगैरह जो पढ़े थे वो इसमें सहायक तो होते हैं, इसके साथ में तो होते हैं, लेकिन प्रतिरक्षा निर्माण में ज्यादा सहायक नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो जो एंटीजन निर्धारक क्या होता है। एंटीजन निर्धारक का मतलब जो एंटीबॉडी है, ये मान लो कोई एंटीबॉडी का अणु है, इससे जाके एंटीजन इसके पूरे अणु के साथ नहीं जुड़ेगा, वो इसके एक भाग से, मान लो इस भाग से आके जुड़ गया। ठीक है, जो एंटीजन आके जुड़ा वो इस भाग से जुड़ गया, तो ये जो भाग कहलाता है एंटीजन से एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी का भाग का जुड़ना, ये कहलाता है एंटीजन निर्धारक। जहां से वो प्रतिरक्षी के आके जो ये एंटीजन जुड़ेगा, प्रतिरक्षी के पास आकर जो प्रतिजन या एंटीजन जो जुड़ेगा उसे क्या कहते हैं, एंटीजन निर्धारक। ठीक है, अब देखो एंटीजन संयोजकता। एंटीजन संयोजकता क्या है, अब जो प्रोटीन के अंदर है, प्रोटीन के अंदर कई प्रकार के अपने को पता है अमीनो अम्ल वगैरह 6-8 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अब प्रोटीन पर क्या होता है, विशेष प्रकार के निर्धारक जो कितनी उनकी संख्या है, जैसे मान लो ये एक एंटीजन है, एंटीबॉडी है, इससे जो कितने प्रकार के आपके पास जो एंटीजन है वो जुड़ सकते हैं, एंटीजन निर्धारक इसके ऊपर कितने प्रकार के हैं ताकि वो एंटीजन आके इसके जुड़ सके, ये कहलाती है एंटीजन की संयोजकता। सामान्य तौर पर ये संयोजकता कितनी होती है परमाणुओं के अंदर, ये 100 से ज्यादा होती है। कितनी होती है, 100 से ज्यादा। ठीक है, अगर मान लो कोई, देखो सीधी सी बात है, एंटीजन निर्धारक का मतलब होता है कोई दूसरा, अब देखो जो प्रतिरक्षी है उससे जाके तो वो क्रिया कर रहा है, देखो यहां पर लिखा है प्रतिजन विशिष्ट प्रतिरक्षी से संयोजित होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पूरे अणु के साथ संयोजित हो जाएगा, एंटीजन आके उसके एक विशेष भाग से क्या होता है, जुड़ता है, उससे साथ संयोजित होता है, तो उस भाग को क्या कहते हैं, एंटीजन निर्धारक कहते हैं। अब एंटीजन निर्धारक, प्रोटीन के अंदर कई प्रकार के एंटीजन निर्धारक पाए जाते हैं, जिनकी संख्या को अपन क्या कहते हैं, एंटीजन की संयोजकता। क्या कहते हैं, एंटीजन की संयोजकता, जो सामान्य कितनी होती है, 100 से ज्यादा होती है। इसके बाद में देखते हैं जो विशिष्ट प्रतिरक्षा है, विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिजन के विनाश की कार्यविधि। अब देखो प्रतिरक्षा जो प्रतिजन का कैसे विनाश करती है उसकी विधि देखते हैं। जो शरीर के अंदर जो रोगाणु या प्रतिजन ऐसे चले गए हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले हैं या रोगाणुग्रस्त करने वाले, तो उसको प्रतिजन है जो प्रतिरक्षी है उसका कैसे विनाश करता है उसके बारे में। तो देखो सबसे पहला जो पॉइंट है, 4 तरह के 4 विधियां होती है, मतलब 4 स्टेप होते हैं इसके। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप है अंतर्निहित प्रतिजन व बाह्य प्रतिजन में विभेद करना। अब देखो सबसे पहले तो शरीर को यह पहचानना है कि जो शरीर के अंदर कौन से प्रतिजन है, यानी जो शरीर के प्रतिजन है और कौन से बाहर के प्रतिजन है। सबसे पहले तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, उसको अंतर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले शरीर क्या करता है, उसके अंदर अंतर करता है कि जो बाहर से हानिकारक जो प्रतिजन आए हैं उसको नष्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसका अंतर करता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, अब जो बाह्य प्रतिजन अंदर आया है, ठीक है, वो क्या करता है, एंटीजन निर्धारकों से उनकी संरचना के अनुसार क्या करता है, बी लिम्फोसाइट कोशिका होती है या बी लसिका कोशिका होती है, उसके द्वारा क्या करता है, प्लाज्मा कोशिका का निर्माण करता है। यानी दूसरे स्टेप में जो बाह्य
प्रतिजन जो शरीर के अंदर आए थे वो क्या करेंगे, बी लिम्फोसाइट कोशिका को किसमें बदल देंगे, प्लाज्मा कोशिका में बदलते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में जो प्लाज्मा कोशिका द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। अब जो प्लाज्मा कोशिका है तो उस जो प्रतिजन के विरुद्ध लड़ने के लिए क्या करेगी, प्रतिरक्षियों का निर्माण करेगी। वो जो प्लाज्मा कोशिका है वो क्या करेगी, प्रतिरक्षियों का निर्माण करेगी। विशिष्ट प्रतिरक्षियों का कौन क्यों कहा यहाँ पर, मतलब उसी तरह के प्रतिजन से लड़ने वाली कोशिकाओं का निर्माण करेगी या उन प्रतिरक्षियों का निर्माण करेगी। ठीक है, उसके बाद में अगला है प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया। फिर उसके बाद में प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रक्रिया होती है, जो अपनी अभी अभी देखा था। प्रतिजन प्रतिरक्षी की क्रिया क्या होती है, जिसके अंदर क्या होता है, जो एंटीजन होता है वो एंटीबॉडी से किस तरह जुड़ता है उस पर है। और कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा द्वारा प्रतिजन का क्या हो जाता है, विनाश करते हैं। फिर उसका क्या कर दिया जाता है, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा। ठीक है, इसके प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बीच में जो क्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, उसके बाद में क्या होता है, जो कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा को क्या करते हैं, वो प्रेरित करते हैं। जो क्या करते हैं, उस प्रतिजन को क्या कर देते हैं, जो इस प्रकार के प्रतिरक्षी होते हैं वो प्रतिजन का क्या कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। और फिर वो जो प्रतिजन अपने शरीर के अंदर आया था वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये था आपके प्रतिजन के बारे में पहले, यानी एंटीजन या प्रतिजन के बारे में। ठीक है, किस तरह से शरीर के अंदर प्रवेश करता है और किस तरह उसका विनाश होता है। विनाश के जो क्रियाविधि है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होती है, वो आपने देख ली। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।